हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो गाइज, अभी तक मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से कंप्लीट करा चुकी हूँ। एंड आज हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइज, फटाफट से देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त उदाहरणों के साथ संघीय और एकतामक राजनीतिक व्यवस्था के बीच का अंतर बताइए। सो बेसिकली गाइज, आप लोगों को डिफरेंस बताना है संघीय व्यवस्था और एकतामक राजनीतिक व्यवस्था के बीच। तो चलिए गाइज, फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है परिचय। तो परिचय आपको कुछ इस तरीके से देना है कि एकतामक और संघीय राजनीतिक व्यवस्था केंद्र और अन्य इकाइयों के बीच संबंधों के आधार पर सरकारों को एकतामक और संघीय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। एकतामक सरकार में सरकार की सभी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती हैं, जबकि एक संघीय सरकार में सरकार की शक्तियों को केंद्र और अन्य इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है। उनकी विशिष्ट विशेषताओं और तुलनात्मक गुण और अवगुण निम्न अनुसार दिए गए हैं। सो बेसिकली गाइज, आप लोगों को ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आपको जस्ट एक सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखना है। वो ये है गाइज कि जो हमारी एकतामक राजनीतिक व्यवस्था है, बेसिकली इस व्यवस्था के अंदर जितनी भी पावर होती है वो सारी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है या फिर जो हमारी अन्य इकाइयाँ होती हैं उनका कोई भी रोल नहीं होता। जबकि अगर हम बात करें संघीय राजनीतिक व्यवस्था की, तो इसके अंदर जो पावर्स होती हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में विभाजित की जाती हैं। एंड इसके अलावा और भी छोटे छोटे स्तरों पे जो अन्य इकाइयाँ होती हैं उनको भी पावर दी जाती हैं। सो गाइज, आपको इस तरीके से इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि एकतामक सरकार को एकतामक इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जितनी भी पावर होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह केंद्रित होती हैं, जबकि संघीय व्यवस्था में जितनी भी पावर्स होती हैं वो अलग अलग बटी हुई होती हैं। तो चलिए गाइज, अब हम फटाफट से हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एकतामक राजनीतिक व्यवस्था। सो गाइज, एकतामक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में आपको अच्छे से समझना है। एकतामक राजनीतिक व्यवस्था एक प्रकार की सरकारी प्रणाली है जिसमें एक एकल शक्ति, जिसे केंद्र सरकार के रूप में जाना जाता है, इस व्यवस्था में केंद्र सरकार पूरी सरकार को नियंत्रित करती है। वास्तव में सभी शक्तियाँ और प्रशासनिक प्रभाग प्राधिकरण केंद्र स्थान पर स्थित हैं। आज दुनिया की अधिकांश सरकारी प्रणालियाँ सरकार की एकतामक प्रणाली पर आधारित है। ये सरकार के संघीय मॉडल से थोड़ा अलग है। एकतामक सरकार में केंद्र सरकार के पास उप इकाइयों की शक्तियों को बढ़ाने या कम करने की शक्ति होती है। इस व्यवस्था में उप इकाइयों को बनाया भी जा सकता है और समाप्त भी किया जा सकता है। ब्रिटेन, अफगानिस्तान, इटली, चीन, सऊदी अरब, स्पेन आदि एकतामक राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। एकतामक सरकारी प्रणाली स्थिरता और एकता की पहचान की अवधारणा पर आधारित होती है और इसीलिए निर्णय लेने की शक्ति केंद्र सरकार के हाथों में टिकी हुई है, जिसे सरकार द्वारा निचले स्तर की सरकार के साथ साझा किया जाता है। बदलाव और नए प्रयोगों का इसमें इतना विकल्प नहीं है क्योंकि इसमें लोगों की आवाज़ बहुत सीमित है। एकतामक सरकार के कई गुण और अवगुण हैं। ये इस शब्द में उपयोगी है कि इस सरकारी प्रणाली में नियम और कानून पूरे देश में एक समान रहते हैं। इसके अलावा ये संघीय सरकार की तुलना में कम महंगी है क्योंकि इसमें शक्तिशाली लोगों की संख्या बहुत कम है। आपातकाल के समय में एक संघीय सरकार की प्रणाली की तुलना में ये जल्दी निर्णय ले लेती है, लेकिन एक ही समय में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा इसमें हमेशा कम प्राथमिकता पर रहती है। यही कारण है कि एकतामक सरकार की अधिकांश सिद्धांत सरकार की तानाशाही व्यवस्था के समान है। इसकी विशिष्ट विशेषताएं निम्न अनुसार दी गई हैं। सो बेसिकली गाइस, एकतामक सरकार के बारे में आपको ये पूरा पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है।
सो गाइस, आप लोगों को सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एकतामक सरकार होती है उसके अंदर सारी पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, और जितनी भी चीज़ें, जितने भी काम होने होते हैं वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही होने होते हैं। इसके अलावा दुनिया की कौन कौन से देशों में एकतामक सरकार है, आपको इन कंट्रीज़ का नाम भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एंड इसके अलावा इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। तो दोस्तों, आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है शक्तियों का एकाग्रता। सो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शक्तियों की एकाग्रता। एकतामक सरकार वह है जिसमें प्रशासन की सभी शक्तियां एक केंद्र में निहित होती हैं। केंद्र सर्वशक्तिमान एकतामक राज्य को प्रशासनिक सुविधाओं के लिए छोटे इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन इकाइयों की अपनी कोई संवैधानिक स्थिति नहीं है। दूसरे शब्दों में, संविधान इकाइयों को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। ये केंद्र सरकार है जो इकाइयों को अपने अधिकारों के आधार पर कुछ शक्तियां प्रदान करती है। इसलिए इकाइयां केंद्र के अधीन एजेंट हैं। उनके द्वारा भोगी गई शक्तियां केंद्र का उपहार हैं और इस तरह इन्हें किसी भी क्षण वापस लिया जा सकता है। इस प्रकार इकाइयां किसी भी तरह से स्वतंत्र नहीं होती। सो दोस्तों, आप लोगों को पहला पॉइंट भी अच्छे से ध्यान रखना है, ये हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट है। इसके अंदर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एकतामक सरकार होती है उसमें जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र सरकार के पास होती हैं, लेकिन जिससे कि प्रशासन अच्छे से चल सके, तो इसलिए जो पूरी जो व्यवस्था होती है उसको छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है। लेकिन ये जो इकाइयाँ होती हैं इनके पास खुद की कोई पावर नहीं होती। इनको जो पावर दी जाती है वो केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है, और इन पावर्स को कभी भी वापस लिया जा सकता है क्योंकि ये संविधान के द्वारा उन्हें नहीं दी गई हैं। सो दोस्तों, आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एकल सरकार। एकतामक सरकार में सरकारी तंत्र का एक ही समूह होता है। एक एकल सर्वोच्च विधायिका, एकल कार्यकारी न्यायिका और एक सर्वोच्च न्यायपालिका। उदाहरण के लिए इंग्लैंड एकतामक राज्य है। उनकी सदन में उनकी विधायिका कार्यकारी परिषद के रूप में किंग इन काउंसिल और हाउस ऑफ लॉर्ड की न्यायिक समिति के रूप में उनकी सर्वोच्च न्यायपालिका है। तो दोस्तों, आपको नेक्स्ट पॉइंट को भी इसी तरीके से ध्यान रखना है, ये हमारा पॉइंट नंबर सेकंड है। अब हम बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर थर्ड के बारे में। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर थर्ड है लिखित या अलिखित संविधान। एकतामक सरकार के पास लिखित संविधान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड और फ्रांस एकतामक राज्य हैं। फ्रांस का एक लिखित संविधान है, लेकिन इंग्लैंड के पास कोई लिखित संविधान नहीं है। तो गाइस, आपको थर्ड पॉइंट को भी ध्यान रखना है इसी तरीके से। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के बारे में, जो कि हमारा कठोर या लचीला संविधान। संघ के विपरीत एकतामक राज्य में एक कठोर संविधान हो सकता है या नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड का संविधान लचीला है, लेकिन फ्रांस का थोड़ा कठोर है। सो गाइस, ये हो गया हमारा 4 पॉइंट। अब हम बात करते हैं हमारे 5th पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों, हमारा 5th पॉइंट है कोई विशेष न्यायपालिका नहीं। एकतामक सरकार में न्यायिक वीटो की व्यापक शक्तियों के साथ एक विशेष न्यायपालिका के होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए यूके की सर्वोच्च अदालत भी संसद द्वारा पारित कानूनों पर निर्णय नहीं दे सकती। तो दोस्तों, आपको 5th पॉइंट को इस तरीके से ध्यान रखना है। दोस्तों, ये जो हमारे पॉइंट हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट है। इनमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस इनको इसी तरीके से अपने माइंड के अंदर रखना है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है हमारा संघीय सरकार। संघीय सरकार एक प्रकार की राष्ट्रीय इकाई है जिसमें सरकार को राज्य के अन्य निर्वाचित सदस्यों को शक्ति सौंपने का अधिकार होता है। किसी देश में संघीय सरकार के 2 स्तर हो सकते हैं, या तो ये सामान्य संस्थानों के माध्यम से या राज्य के संविधान द्वारा निर्मित शक्तियों के माध्यम से प्रदर्शन कर रही है। यह एकतामक सरकार के बिल्कुल विपरीत है। फेडरेशन या संघीय सरकार में प्रांतों
या क्षेत्रों को कुछ अधिकार प्राप्त हैं जो स्वतंत्र राज्यों के लिए उपलब्ध हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्षता, विदेशी मामले और अन्य प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय सौदे पूरी तरह से संघीय सरकार द्वारा किए जाते हैं। पाकिस्तान, भारत, ब्राज़ील, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा आदि संघीय सरकार के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ज़्यादातर संघीय सरकार की प्रणालियों को संयुक्त राज्य सरकार के लिए संदर्भित किया जाता है। ये सरकार गणतंत्रवाद और संघीयवाद पर आधारित है। संघीय प्रणाली में राज्य और संघीय सरकारों के बीच संयुक्त रूप से सत्ता साझा की जाती है। संघीय सरकार प्रणाली में शक्तियां कभी भी एक राष्ट्रीय सरकार के हाथ में आराम नहीं करती हैं। हालांकि कुछ निश्चित शक्तियां और प्राधिकरण हो सकते हैं जो पूरी तरह से संघीय सरकार के साथ बने रहें, जैसे रक्षा, बजट, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति आदि पर नीतियां। संघीय सरकार प्रणाली में सत्ता का पद अनुक्रम संघीय स्तर से शुरू होता है और फिर राज्य में होता हुआ जाता है और फिर स्थानीय स्तर पर इसकी विशिष्ट विशेषताएं इस प्रकार हैं। दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो हमारी संघीय सरकार है वो हमारी एकतामक सरकार से बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि एकतामक सरकार के अंदर राज्यों के पास बिल्कुल पावर नहीं होती और ना ही संविधान एकतामक सरकार के अकॉर्डिंग राज्यों को कोई पावर देता है। लेकिन जो हमारी संघीय सरकार होती है उसके अंदर राज्यों को संविधान के द्वारा पावर दी जाती है और उनकी जो पावर्स हैं उनको केंद्र सरकार वापस भी नहीं ले सकती, ऐसी भी व्यवस्था की जाती है। हालांकि इसके अंदर कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो संघीय सरकार के पास ही रहते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, कूटनीति, विदेशी मामले, धर्मनिरपेक्षता, इस तरीके की चीज़ें। इसके अलावा गाइस आपको ये भी ध्यान रखना है कि और कौन कौन सी कंट्री में संघीय राजनीतिक व्यवस्था है। दोस्तों, ये हो गया हमारा पॉइंट। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट की, जो कि है शक्तियों का विभाजन। एक संघीय सरकार में प्रशासन की शक्तियों को केंद्र और अन्य इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है। शक्तियों को दो अलग अलग तरीकों से वितरित किया जा सकता है। या तो संविधान में कहा गया है कि संघीय प्राधिकरण के पास क्या अधिकार होंगे और शेष को अन्य इकाइयों को दे दिया जाएगा, या ये बताया गया हो कि अन्य इकाइयों के पास क्या अधिकार होंगे और शेष को प्राधिकरण के पास छोड़ दिया जाए। शेष को आमतौर पर अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है। पहली विधि अमेरिका में और दूसरी कनाडा में कार्यरत थी। उदाहरण के लिए यूएसए में संघीय सरकार राज्य के संबंध में कमज़ोर है, जबकि कनाडा में संघीय सरकार अधिक शक्तिशाली है। एक महासंघ में दोनों संघीय और राज्य सरकार अपनी शक्तियों के क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे के अधीन नहीं। दोनों अपनी शक्तियों को संविधान से प्राप्त करती हैं, इसलिए अन्य इकाइयों द्वारा प्राप्त की गई शक्तियाँ केंद्र द्वारा छीनी नहीं जा सकती। दोस्तों, अब आप लोगों को समझना है शक्तियों का विभाजन। बेसिकली गाइस, जो हमारी संघीय सरकार होती है उसमें शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा किया जाता है और ये दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका तो ये है कि संविधान में ये कहा गया हो कि जितनी भी जो मेन शक्तियाँ हैं वो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि केंद्र सरकार है उसको मिलेंगी और बाकी की बची हुई राज्य सरकारों को। ऐसी स्थिति में ये होता है कि जो केंद्र सरकार होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है और राज्य सरकार थोड़ी सी कमज़ोर होती है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि हमारे संविधान के अंदर, यानी कि जब भी हम किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को स्टडी कर रहे हैं उस देश के संविधान के अंदर ये कहा गया हो कि ज़्यादातर शक्तियाँ जो होंगी वो राज्यों के पास होंगी और बची हुई शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी। ऐसी स्थिति में जो केंद्र सरकार होती है वो कमज़ोर होती है और राज्य सरकार स्ट्रांग होती है। आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि जो यूएसए है यानी कि जो अमेरिका है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वीक है, जबकि वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पावरफुल है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो कनाडा है, वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावरफुल है और स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी सी वीक है। तो गाइज़ आपको इस तरीके से इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है। गाइज़ अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर सेकंड में बताया गया अलग सरकार।
सरकार के एक संघीय रूप में केंद्र और अन्य इकाइयों दोनों के पास सरकारी तंत्र का अपना अलग सेट होता है। अमेरिकी राज्यों का एक संघ है, इसलिए राज्यों में अलग अलग विधायिका और अलग अलग अधिकारी हैं। सो गाइस, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, लिखित संविधान। एक संघीय सरकार का लिखित संविधान होना चाहिए, चूँकि इसमें संघीय सरकार और विभिन्न राज्यों की राजनीतिक साझेदारी के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है और फलस्वरूप ये एक लिखित संविधान के रूप में एक लिखित समझौता होना चाहिए। सो दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है, थर्ड पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद गाइस, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा कठोर संविधान। संघीय सरकार का संविधान कठोर होना चाहिए। इसे एक पवित्र समझौते के रूप में माना जाना चाहिए, जिसकी भावना का आसानी से उल्लंघन नहीं किया जा सके। एक लचीला संविधान केंद्र सरकार को संघीय राज्यों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की अनुमति देता है। सो दोस्तों, आपको 4 पॉइंट को भी इसी तरीके से ध्यान रखना है। गाइस, ये बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट है, इसलिए आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इनको इसी तरीके से अपने माइंड के अंदर रखना है। गाइस, अब हम बात करते हैं हमारे 5th पॉइंट के बारे में, विशेष न्यायपालिका। एक संघीय सरकार में केंद्र और अन्य इकाइयों के बीच एक या दूसरी इकाई के बीच संवैधानिक विवाद की संभावना है। इन सभी विवादों को संविधान की रोशनी में स्थगित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए व्यापक शक्तियों वाली एक विशेष न्यायपालिका स्थापित की जानी चाहिए। इसे संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए। इसे किसी भी कानून, राष्ट्रीय या स्थानीय की शक्ति के साथ निहित किया जाना चाहिए। संविधान इस प्रकार एक संघीय सरकार का सर्वोच्च कानून है, जिसके केंद्र और राज्य दोनों का पालन करना चाहिए। सो दोस्तों, ये हमारे सारे पॉइंट यहाँ पे फिनिश होते हैं। दोस्तों, बिल्कुल इजी पॉइंट है, आपको बस 1 से 2 बार इनको रिवाइज करना है एंड आपका काम हो जाएगा। सो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड गाइज, सॉरी, आप लोगों को आज आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी। एक्चुअली पिछले 1 हफ्ते से मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसकी वजह से हो सकता है आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई हो, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। एंड उम्मीद करती हूँ आपको सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।